अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोएनर्जेटिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डार्क रिएक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में लाइट रिएक्शन को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आज हम डार्क रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे और इसके 3 स्टेप कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, R Kelvin cycle, RC3 pathway, R energy conservation phase। डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये रिएक्शन नाइट टाइम पर भी होती है। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल कहते हैं क्योंकि केल्विन साइंटिस्ट ने डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया, इसलिए डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल कहते हैं। डार्क रिएक्शन को हम C3 पाथवे भी कहते हैं क्योंकि डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वो 3 कार्बन से बना हुआ है, इसलिए डार्क रिएक्शन को हम C3 पाथवे भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को हम एनर्जी कंजर्वेशन फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ATP और NADP वो इस्तेमाल होता है और इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कंजर्व हो जाता है। Dark reaction was discovered by a Melvin Kelvin scientist 1950 at University of California। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मेलविन केल्विन साइंटिस्ट ने 1950 में डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया और 1961 में मेलविन केल्विन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया। Carbon dioxide, ATP and NADPH are the reactant of a dark reaction। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ATP and NADPH डार्क रिएक्शन का रिएक्टेंट है क्योंकि ये 3 कंपोनेंट डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। एंड कार्बोहाइड्रेट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, और कार्बोहाइड्रेट डार्क रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADPH जब डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है तो इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट पर बन जाता है। ये किस तरह बन जाता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में ये होती है। किस तरह हम आपको डायग्रामेटिकली समझाता है। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के इस एक फ्लैट स्ट्रक्चर को हम थाइलेकाइट कहते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलेकाइट को हम ग्रेना कहते हैं और इस ग्राउंड रीजन को हम स्ट्रोमा कहते हैं। द ग्राउंड रीजन ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा और स्ट्रोमा रीजन में एंजाइम और मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन मौजूद है। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा रीजन में होती है। तो डार्क रिएक्शन 3 स्टेप पर मुश्तमिल है, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। पहला स्टेप कार्बन फिक्सेशन है। वन ऑफ द की सब्सटेंस इन दिस प्रोसेस इज रोबुलोज बिस्फॉस्फेट। कार्बन फिक्सेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो रोबुलोज बिस्फॉस्फेट है। रोबुलोज बिस्फॉस्फेट ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। रोबुलोज बिस्फॉस्फेट ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है जो स्ट्रोमा में पहले से मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड। जब 3 रोबुलोज बिस्फॉस्फेट जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है तो इनसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। These molecules are unstable and break to form 3 phosphoglycerate या 3 phosphoglyceric acid। 6 कार्बन कंपाउंड ये एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है जो रोबुलोज बिस्फॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बना हुआ है। जब ये 6 कार्बन कंपाउंड जब वो ब्रेक हो जाता है तो इनसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बन जाता है, तो इसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। ये किस तरह बन जाता है हम आपको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कार्बन फिक्सेशन। केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है वो कार्बन फिक्सेशन है। तो रोबुलोज बिस्फॉस्फेट ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है जो स्ट्रोमा में पहले से मौजूद है। जब 3 रोबुलोज बिस्फॉस्फेट
जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम, तो इनसे 3 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। तो 3 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको हम रिएक्शन से आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड ये ब्रेक हो जाता है और इनसे 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बन जाता है। जब ये दरमियान में ब्रेक हो जाता है तो इनसे 6 मॉलिक्यूल और 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है और हर एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन मौजूद है और उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन से बना हुआ है, इसी वजह से डार्क रिएक्शन को हम C3 पाथवे कहते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन से बना हुआ है। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बिकम ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और इनसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, तो उसको हम 3 फास्फोग्लिसरेट कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है डार्क रिएक्शन में। ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन केल्विन साइकिल इज 3 कार्बन कंपाउंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डार्क रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन से बना हुआ है, वो कौन सा है, तो आपका आंसर 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है। डार्क रिएक्शन का जो दूसरा स्टेप है वो रिडक्शन है। 6 molecule of 3 phosphoglycerate reach with 6 ATP molecule to form 1,3 bis phosphoglycerate molecule। तो कार्बन फिक्सेशन में 3 फास्फोग्लिसरेट का 6 मॉलिक्यूल बना है। जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसरेट जब वो 6 ATP के साथ रिएक्शन करेगा, हर एक ATP का फास्फेट वो 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, तो इनसे 1,3 bis फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनता है। हम 1,3 bis फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट अटैच है, इसी वजह से इसको हम 1,3 bis फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल कहते हैं। रिडक्शन का दूसरा स्टेप 1,3 bis phosphoglycerate molecule reach with the 6 NADPH to form glyceraldehyde 3 phosphate। जब 1,3 bis phosphoglycerate molecule जब 6 NADPH के साथ रिएक्शन करेगा और हर एक NADPH का हाइड्रोजन वो 1,3 bis phosphoglycerate molecule के साथ वो अटैच हो जाएगा, तो इनसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको हम शॉर्टली G3P कहते हैं। अब ये थ्योरी हम डायग्रामेटिकली आपको समझाते हैं। जब 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल जब 6 ATP के साथ रिएक्शन करेगा और हर एक ATP का फास्फेट वो 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल के साथ वो अटैच हो जाएगा, तो इनसे 1,3 bis फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बन जाता है विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम की मदद से ये तमाम प्रोसेस होती है। और जब 1,3 bis फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल जब 6 NADPH के साथ वो रिएक्शन करेगा, तो हर एक NADPH का हाइड्रोजन वो 1,3 bis फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, तो इनसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल बन जाता है और इसको हम शॉर्टली क्या कहते हैं, G3P कहते हैं। और NADPH से NADP+ बन जाता है और ये रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ये प्रोसेस होती है। There are 6 G3P molecule are produced in this phase, but only 1 G3P molecule are released from the cycle। रिडक्शन स्टेप में 6 G3P मॉलिक्यूल बनता है, तो इन 6 G3P मॉलिक्यूल में एक G3P मॉलिक्यूल साइकिल से रिलीज हो जाता है, इसको हम ट्रायोसिस कहते हैं। अब हम ये पॉइंटर डायग्रामेटिकली आपको समझाते हैं। तो रिडक्शन स्टेप में 6 G3P मॉलिक्यूल बना है, तो 6 G3P मॉलिक्यूल में एक G3P मॉलिक्यूल साइकिल से रिलीज हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं,
क्योंकि एक G3P मॉलिक्यूल में 3 कार्बन मौजूद है, इसको हम ट्रायोसिस कहते हैं। और हमारा मकसद है कार्बोहाइड्रेट को बनाना और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को बनाना, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मौजूद है, इसको हम हेक्सोसिस कहते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन ये 2 टाइम होता है। तो जब 6G3P मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऑफ G3P वो रिलीज हो जाएगा तो इनसे 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P साइकिल में रह जाएगा। इन स्टेप ये रिडक्शन स्टेप में आता है। तो डार्क रिएक्शन का जो थर्ड स्टेप है वो रीजेनरेशन है। These 5 molecules, each containing 3 carbon atom, undergoes a series of reaction in which 3 phosphorubulose phosphate, each containing 5 carbon atom, are produced. तो रिडक्शन स्टेप में 5G3P मॉलिक्यूल बना है और हर एक G3P में 3 कार्बन एटम मौजूद है। तो जब 5G3P मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एक सीरीज ऑफ रिएक्शन करेगा, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो इनसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ रूबुलोस फास्फेट बन जाएगा और हर एक रूबुलोस फास्फेट में 5 कार्बन मुश्तमिल है। ये किस तरह बनता है हम आपको ग्रामेटिकली आपको समझाते हैं। 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P और हर एक G3P में 3 कार्बन मुश्तमिल है। हर एक G3P में 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो जब 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P वो एक दूसरे के साथ एक सीरीज रिएक्शन करेगा तो इनसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ रूबुलोस फास्फेट बन जाएगा और रूबुलोस फास्फेट में 5 कार्बन मुश्तमिल है। ये किस तरह बनता है हम आपको समझाते हैं। ये एक G3P मॉलिक्यूल है और ये दूसरा G3P मॉलिक्यूल है। तो 2 G3P मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो इनसे एक रूबुलोस फास्फेट बन जाएगा। ये एक रूबुलोस फास्फेट है और 1 कार्बन एटम बन जाएगा। जब दूसरा और तीसरा G3P मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा और ये कार्बन एटम, तो इनसे दूसरा रूबुलोस फास्फेट बन जाएगा और 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब पांचवा G3P मॉलिक्यूल इस 2 कार्बन एटम के साथ वो रिएक्शन करेगा तो इनसे तीसरा रूबुलोस फास्फेट मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमारा मकसद क्या है रूबुलोस फास्फेट मॉलिक्यूल को बनाना। तो इसी तरह 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल ऑफ रूबुलोस फास्फेट बन जाएगा। तो G3P में 3 कार्बन एटम है और रूबुलोस फास्फेट में 5 कार्बन एटम है। रीजेनरेशन स्टेप में ये डार्क रिएक्शन का थर्ड स्टेप है। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ रूबुलोस फास्फेट के साथ जब 3 ATP मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा और हर एक ATP मॉलिक्यूल का फास्फेट वो रूबुलोस फास्फेट के साथ वो अटैच हो जाएगा तो इनसे रूबुलोस बिसफास्फेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल रूबुलोस फास्फेट है और यहाँ पर भी 3 ATP मॉलिक्यूल है। तो हर एक ATP का फास्फेट मॉलिक्यूल वो रूबुलोस फास्फेट के साथ जब वो अटैच हो जाएगा इनसे रूबुलोस बिसफास्फेट मॉलिक्यूल बन जाता है, जो दोबारा डार्क रिएक्शन में वो हिस्सा लेता है। डार्क रिएक्शन अकर इन ट्वाइस। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीट बनाने के लिए डार्क रिएक्शन 2 टाइम होती है। तो एक डार्क रिएक्शन में 1 ट्रायोसिस मॉलिक्यूल बनता है। तो एक ट्रायोसिस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH और 9 ATP इन्वेस्ट होती है, इस्तेमाल होती है। अगर आप एक डार्क रिएक्शन करते हैं तो एक डार्क रिएक्शन में 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH और 9 ATP इस्तेमाल होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास हेक्सोसिस मॉलिक्यूल मीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाए, कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि फिर डार्क रिएक्शन 2 टाइम होती है। तो अगर डार्क रिएक्शन
टू टाइम होती है तो इनमें हेक्सोसिस मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 NADPH और 18 ATP मॉलिक्यूल जब इस्तेमाल होती है डार्क रिएक्शन में तो इनमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर बन जाता है। इस वजह से डार्क रिएक्शन को हम एनर्जी कंजर्वेशन फेज कहते हैं कि इनमें एनर्जी कंजर्व हुआ है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एनर्जी कंजर्व है। ये पॉइंट भी अपने साथ नोट करें। रोबेस्को एंजाइम ये एक मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है इन द वर्ल्ड। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड वो कौन सा है तो आपका आंसर रोबेस्को एंजाइम, क्योंकि एंजाइम वो प्रोटीन नेचर है, ये भी प्रोटीन से बना हुआ है एक्सेप्ट राइबोसोम वो आरएनए से बना हुआ है। राइबोसोम के अलावा जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में डार्क रिएक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया और डार्क रिएक्शन में कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन स्टेप को एक्सप्लेन किया। अपना इसके साथ इस लेक्चर को राइट डाउन करें, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज।